बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो डिस्कस की थी। अब उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आज वो गूगल क्लासरूम में मैंने टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया। ये कोशिश करें कि डेली जो है वो आप उसको सॉल्व करते रहें वहीं पे, तो रिस्पांस मेरे पास आते रहेंगे, तो मुझे पता लगता रहेगा कि किन क्वेश्चंस में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मोस्टली किन क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती हो रही है, ठीक है। तो वो जैसे ही आप क्लास से फ्री होते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है तो उसको टाइमली जो है वो सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो डेली 15 से 20 क्वेश्चन जो भी हमने पिछले टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है, तो उनमें से रैंडमली क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो उससे ये है कि आपकी डेली प्रैक्टिस जो है वो वहाँ से होती रहेगी। तो फिर जो भी कन्फ्यूजन होगी वो फिर हम क्लास में, यानी जो भी आपका प्रीवियस जो टेस्ट होगा उसमें से जो भी कन्फ्यूजन होंगी, जो ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्टली जिन्होंने गलत किए होंगे, तो वो हम क्लास में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली मार्किंग की मैं अपलोड करना भूल जाता हूँ, वो इंशाल्लाह ताला आज अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और ये डेली टेस्ट जो है वो आप साथ साथ सॉल्व करते रहा करें, ठीक है। कल भी जो है वो सिर्फ 3 के रिस्पॉन्स आए हुए थे मेरे पास, 3 स्टूडेंट्स के, तो बाकियों के रिस्पॉन्स जो है वो नहीं थे, ठीक है। तो कल वाला टेस्ट भी जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा और आज वाला भी जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, चलें तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो हमारी बात हो रही थी, ठीक है, हमने ये बात की थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया था फॉर गैसेस, ठीक है। और जो उसके बेसिक पॉइंट्स थे, तो वो ऐसा कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप सबको जो है वो उसमें क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है। ये तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात की थी। कुछ गैस लॉज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। उनमें भी सर जस्ट हमने स्टेटमेंट्स देखनी है, बाकी तो आपको सब क्लियर होगा गैस लॉज के अंदर, ठीक है। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस की। अच्छा जी, जब हम प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं तो ये चीज़ तो आपको मालूम है कि गैस, यानी आप कह लें कि किसी भी कंटेनर में जो आपके पास गैस मौजूद है, लेट से कि अगर हमारे पास ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई गैस मौजूद है, लेट से ये गैस के पार्टिकल्स हैं। नाउ हाउ दीज पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर बाय हिटिंग द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पढ़ी है कि द गैस पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर by hitting the walls of container, by hitting the walls of container, ठीक है। तो जब गैस के पार्टिकल्स जो हैं ये हिट करते हैं कंटेनर को, तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, अब इस प्रेशर को जो है वो आप डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं, यानी कि क्लॉसियस एक्सप्रेशन जो है ये कहलाती है। ऑल्दो ये मतलब फेडरल बोर्ड के अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। जस्ट थोड़ा सा मैं जो इसकी इक्वेशन है उसको डिस्कस करूँगा, ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो क्लॉसियस एक्सप्रेशन क्या है? क्लॉसियस एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली रिलेट करती है प्रेशर को विद दी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इट रिलेट्स प्रेशर exerted by molecules with the kinetic energy। अब डेरिवेशन तो इसकी काफ़ी आप कह लें कि लेंदी है, तो हम डेरिवेशन के अंदर तो नहीं जाएंगे। जस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला जो है वो देखते हैं, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हमने कह रहे हैं कि जी बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये मूव करते हैं, ये कोलाइड करते हैं आपस में और कंटेनर के साथ कोलाइड भी करते हैं, ठीक है। तो अब जब ये कोलाइड करते हैं वॉल्स के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, तो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब वैसल जब ये फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, जब ये आके हिट करेगा इसको वॉल्स को, तो ये अपना मतलब ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर क्या है?
प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली ये अपनी फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, वॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम प्रेशर को रिलेट करते हैं विद काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस एक्सप्रेशन, तो क्लॉसियस एक्सप्रेशन ये कहती है कि पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mn बार सी स्क्वायर, ठीक है। ये कहलाती है क्लॉसियस एक्सप्रेशन। जैसे ये एक्सप्रेशन आपको जहन में रखनी है, ठीक है, और इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये इंडिविजुअल टर्म्स किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो P तो जो है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V ऑब्वियसली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। M जो है ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। जो भी गैस है आपके पास उसके एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन molecule of gas. N is the total number of molecules of gas in the vessel. Total number of molecules of gas in the vessel. ठीक है। और बार सी स्क्वायर, सी जो है इससे आपको स्पीड ऑफ लाइट याद आएगी, तो बेसिकली ये स्पीड की ही हम बात कर रहे हैं, बट बार सी स्क्वायर क्या है, इट इज़ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, यानी बाकी सारी टर्म्स तो हमारे लिए आसान है, जैसे एक मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये बेसिकली आप क्या है कि आप कह लें कि मैक्सवेल ने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जब एक कंटेनर है, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर जब आपके पास कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से हम ये कह रहे हैं कि ये कंटेनर है, इसमें डिफरेंट गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो अब हर पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी तो नहीं होनी, हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ जो है वो डिफरेंट होगी। हम ये कहते हैं कि जी ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अंडर द गिवन कंडीशन डज नॉट हैव सेम वेलोसिटीज़, ठीक है। जब आप किसी पर्टिकुलर कंडीशंस की बात करते हैं तो तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ जो हैं वो एक जैसी नहीं होती, एंड दे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़, ठीक है। और जब हम बात करते हैं यानी पार्टिकल्स की, तो इन सब की जो वेलोसिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और इसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी टर्म कहाँ से आ रही है। तो हमने ये कहा कि जी किसी भी सिस्टम के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी सबकी वेलोसिटीज़ एक जैसी नहीं होती। तो अब अगर आपको कोई एवरेज वेलोसिटी चाहिए हो तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, लेट्स से इफ देयर आर n1 मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी c1, ठीक है। अब ये हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की, कि अगर सपोज आपके पास n1 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब n1 कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, विद वेलोसिटी c1। अब c1 कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, तो n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है c1, ऐसे n2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है c2, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी है, फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी एक जैसी है, फिर इसी तरह से n3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है c3, तो मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी आप इनकी मीन वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं, जैसे आप क्या कह रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यानी आपने सारी वेलोसिटीज़ को स्क्वायर करते गए और उनको ऐड करते गए, c3 स्क्वायर प्लस ये ऐसे चलती जा रही हैं जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, डिवाइडेड बाय n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद c1 वेलोसिटी, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद c2 वेलोसिटी, n3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद c3, तो इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कहलाती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी आपने तमाम इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ को स्क्वायर करके ऐड किया और डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, आप उसको डिवाइड करते रहे, तो ये कहलाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहाँ से आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो अब एक तरह से आप इसको एवरेज कह सकते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, ठीक है। एक तरह से ये क्या है, इट इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल वेलोसिटीज़ हैं सबके
स्क्वायर को आपने जो है वो ऐड करते गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर ये कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये टर्म शायद आपने कभी पढ़ी हो। तो इफ़ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बार सी स्क्वायर, ठीक है, तो बार सी स्क्वायर का अगर आप लेट से हमारे पास ये बार सी स्क्वायर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दिस इज नोन एट CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये कहलाती है CRMS विच इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकलेगी ये आपने देख लिया। CRMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब या इस रूट मीन स्क्वायर यानी आपने मीन स्क्वायर वेलोसिटी और प्रेशर का जो है वो रिलेशन देखा। अब अगर हम इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को काइनेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो जो फाइनल हमें आंसर मिलता है, ठीक है, आप कह लें कि CRMS इन काइनेटिक एक्सप्रेशन, इसको अगर उसमें पुट किया जाता है तो फाइनल उसको सारा सॉल्व करने के बाद यानी काइनेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें अगर इसको रखते हैं तो हम डायरेक्ट फाइनल आंसर पे जाते हैं कि CRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, ठीक है जी। ये आपके पास एक और एक्सप्रेशन है, ये भी क्लॉसियस एक्सप्रेशन कहलाती है। ऊपर वाली भी क्लॉसियस एक्सप्रेशन थी, ये भी क्लॉसियस एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें आपको यानी आप कह लें कि यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, पहली बात तो ये CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, m जो है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस है, ठीक है। m जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है जी। उसके बाद T टेम्परेचर है, ठीक है, T टेम्परेचर। बेटा एक मिनट जरा होल्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। यानी हम ये देख रहे हैं कि सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेलोसिटीज उतनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरह से हम देख रहे हैं, तो मतलब टेम्परेचर और वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि हायर दी टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी। तो ये जस्ट कुछ टर्म्स थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। ऐसे हम कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं गए हैं, ना ही मैं चाहूँगा कि आप इसकी डिटेल्स में जाएं। जस्ट ये 2-3 फॉर्मूले और एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपने ध्यान में रखनी है कि क्लॉसियस एक्सप्रेशन क्या है, प्रेशर और आप कह लें कि स्पीड का क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो वो हमने एक्सप्रेशन देख ली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देख लिया मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। और फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को काइनेटिक एक्सप्रेशन में किस तरह से पुट करते हैं और टेम्परेचर और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो बस इसमें आपको ये कुछ फॉर्मूला यानी आपको मालूम होना चाहिए कि क्लॉसियस एक्सप्रेशन जो है वो 2 टाइप की हैं। एक तो हमने ऊपर लिख दी और एक ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, अक्सर इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछ ली जा सकती है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं, ये सिंध बोर्ड में नहीं है, ये मैंने पहले कहा था, ये सिंध बोर्ड में नहीं है, ये फेडरल बोर्ड में है, इसलिए मैंने जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इसको। फेडरल बोर्ड में आपको पूरी इसकी डेरिवेशन मिलेगी, हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे, जस्ट मैंने इसके जो फॉर्मूलाज हैं और असल जो चीज़ है इसमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये क्या है, सिर्फ मैंने ये चीज़ आपको जो है वो बताई है, ठीक है। फिज़िक्स में शायद आपने पढ़ी हो ए लेवल्स के अंदर, मुझे इतना खैर आइडिया नहीं है कि ये फिज़िक्स में है या नहीं है, बट आई थिंक ये फिज़िक्स में होंगी। हाँ जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें? जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात? जी, इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, चलें, ये तो हमने सिंपल बात कर ली कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, ठीक है, क्लॉसियस एक्सप्रेशन क्या है।
अच्छा, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रेशर के यूनिट्स की। प्रेशर के यूनिट्स का तो खैर आप सबको आइडिया होगा, ठीक है। प्रेशर सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको टॉर्क के अंदर भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर भी देख सकते हैं। तो हम सिंपल पीएसआई के अंदर, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 14.7 psi pounds per square inch, which would be equal to 760 millimeters of mercury, ठीक है, which would be equals to 760 torr, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी यूनिट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपके पास ये डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर के यूनिट्स तो खैर सबको क्लियर होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाता, ठीक है। जस्ट कन्वर्जन्स जो हैं, इसमें कन्वर्जन्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर एमसीक्यूज़ में आपको कन्वर्जन्स इसकी मिलेगी प्रेशर के यूनिट्स की, ठीक है। तो कन्वर्जन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह जो मैं टेस्ट रखूँगा उसमें कुछ कन्वर्जन्स में प्रेशर की काफ़ी सारी रखूँगा, तो वो आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको ये प्रेशर के यूनिट्स जो है वो कितने क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं गैस लॉस के ऊपर। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गैस लॉस। ठीक है जी। गैस लॉस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बॉयल्स लॉ, और ये तो ऑब्वियसली सबको क्लियर होगा कि बॉयल्स लॉ क्या है। इट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसका अगर आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो आपके पास पैराबोलिक कर्व मिलेगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो कर्व होगा दैट वुड बी पैराबोलिक कर्व, ठीक है। प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम अगर हम ड्रॉ करते हैं, या हम कहते हैं कि जी वॉल्यूम अगेंस्ट प्रेशर, तो दिस वुड गिव अस अ पैराबोलिक कर्व। कुछ इस टाइप का आपको कर्व मिलेगा। और अगर आप V अगेंस्ट 1/P ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ सिंपली प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। ऑब्वियसली जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होता है। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो स्पेस जो है वो कम होता जाएगा, पार्टिकल्स विल मूव क्लोज टू ईच अदर। तो एज वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो अनदर वे ऑफ राइटिंग बॉयल्स लॉ इज P1 is equals to P2 V2. Initial pressure initial volume is equals to final pressure final volume. तो P1 V1 is equal, यानी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब सिंपल कहने का मकसद ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फिर एक और ग्राफ से कि अगर लेट से हमारे पास वॉल्यूम इज ड्रॉन अगेंस्ट PV, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट PV और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो PV के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो टाइप ऑफ ग्राफ, क्या किस किस्म का ग्राफ मिलेगा, PV अगेंस्ट V, जी किस किस्म का ग्राफ मिलेगा। जी बेटा, PV अगेंस्ट V। क्वेश्चन ये है कि अगर हम PV को यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट वॉल्यूम, तो ये ग्राफ किस किस्म का होगा। स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, पैराबोलिक कर्व होगा, क्या होगा, किस किस्म का ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी। तो बेसिकली PV के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जितना आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं प्रेशर उतना कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको यहाँ मिलेगी कि वॉल्यूम जितना बढ़ता जाए PV के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर उतना कम हो रहा है, तो दिस प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो वॉल्यूम आप यहाँ पे रख लें, आप यहाँ पे प्रेशर रख लें, आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात।
ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो सिंपल आपके पास बॉयल्स लॉ है। मेरे ख्याल में ये क्लियर होगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको बस यहाँ तक रखेंगे, जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है बेटा। ये असल जो इसमें बस ये जो लास्ट पॉइंट था ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, बाकी तो हर चीज़ क्लियर ही होगी। ये ग्राफ पीवी अगेंस्ट वी वाला ग्राफ सबको क्लियर है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ। Charles law. Now Charles law is the relation between volume and temperature at constant pressure। ठीक है, ये रिलेशन किसके दरमियान है? बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एक्सपेंशन होगी, जितना टेम्परेचर कम करेंगे कंप्रेशन होगी। ठीक है, तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट भी जो है ये बहुत पुराना है, आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी सबको क्लियर होगा। अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन इज कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है इट विल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इसी को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि V अपॉन T विल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बेटा एक मिनट, अच्छा जी। तो V अपॉन T विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो आप कह लें कि रेशियो है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। फिर इसी तरीके से थर्ड लॉ जो हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज गेल-यूजैक्स लॉ। ठीक है जी, ये रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर के प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये आपस में एक दूसरे के हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना, यानी अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें लेट्स से हम कह रहे हैं कि ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें आपने पिस्टन जो है वो फिक्स कर दिया, ये पिस्टन जो है ये मूव नहीं कर सकता। अब इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो अगर आप इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग अगर हम इसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल्स की कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो मतलब अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर जो हम देखते हैं कि जब आपके पास आपने उसको प्रेशर कुकर में जब उसको हीट देना शुरू करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो एकदम से फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे ही आप बलून को जो है वो फ्रिज में रख दें तो वो उसका आप कह लें कि वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जो है वो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गेल-यूजैक्स लॉ। और इसी तरीके से लास्ट हमारे पास लॉ आ जाता है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये थोड़ा सा ज़रा इस लॉ को समझिएगा क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, आपके पास 2 गैसेस हैं, 3 गैसेस हैं, 4 गैसेस हैं, सबका इक्वल वॉल्यूम है, एक जितना वॉल्यूम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। एट द सेम temperature and pressure, equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains the same number of moles और molecules। आप इसको moles के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, molecules के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, equal volume of all the gases at the same temperature and pressure
कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। यानी हम ये कहते हैं कि लेट्स से एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास सपोज 24 डीएम क्यूब हाइड्रोजन है, 24 डीएम क्यूब नाइट्रोजन है, 24 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड है, इक्वल वॉल्यूम है एट सेम टेम्परेचर, एंड हम कह रहे हैं कि प्रेशर भी सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लेट्स से 1 atm। ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो ऑल दीज गैसेज वुड हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। ये कितने मोल होंगे? दिस वुड बी 1 मोल। ये कितने मोल होंगे? दिस वुड बी 1 मोल। और ये भी 1 मोल होगा। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at same temperature and pressure contain the same number of moles or molecules। molecules कितने होंगे? 6.02 into 10 power 23, 6.02 into 10 power 23 and 6.02 into 10 power। तो हम ये कह रहे हैं कि जी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आप n को नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। इट कुड बी आइदर नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है जी, तो ये आपके पास, अब ये जहन में रखिएगा n जो है, जो अक्सर मैंने इसमें कंफ्यूजन देखी है, n इट कुड बी आइदर नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, इट कुड बी नंबर ऑफ मोल्स और इट कुड बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी, ये 4 लॉज हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, इन 4 लॉज में कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये तो सिंपल आपके पास 4 लॉज हो गए। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेली-यूज़ैक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जनरल गैस इक्वेशन का, वो भी आप सबको क्लियर होगा। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, उसमें जस्ट आपने पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आर की वैल्यूज़ वगैरह देख लें। ठीक है, आर की आपके पास जनरल गैस इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने बेसिकली चारों लॉज को कंबाइन किया है। ठीक है, एंड बाय कंबाइनिंग ऑल दीज लॉज वी हैव दिस आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वेयर आर जो है ये गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट है। अच्छा, अनदर वे ऑफ राइटिंग आइडियल गैस इक्वेशन इज, ठीक है, तो ये तरीका है आपके पास, और दूसरा एक और तरीका है, दैट इज पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम आर की वैल्यू की बात करें, ठीक है, अगर हम आर की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आर इज इक्वल्स टू 0.0821। ठीक है, ये वैल्यू कब होगी? जब आप प्रेशर किस में लेंगे? एटमॉस्फेयर में लेंगे। ठीक है, प्रेशर जो है ये आपने एटमॉस्फेयर में लिया। इफ प्रेशर इज टेकन इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज टेकन इन डीएम क्यूब। ठीक है, या लीटर्स में भी आप कह सकते हैं। तो प्रेशर अगर आप एटीएम में ले रहे हैं, वॉल्यूम अगर आप डीएम क्यूब में ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो आपके पास यूनिट आएगा दैट वुड बी 0.0821। आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू होगी अगर आपने प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, एटीएम में लिया है, वॉल्यूम अगर आपने लीटर्स में लिया है, तो दैट वुड बी आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, एंड आर वुड बी आर इज इक्वल्स टू 8.314। दूसरी वैल्यू क्या है इसकी? 8.314। अगर प्रेशर आप ले रहे हैं किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इफ प्रेशर इज टेकन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज टेकन इन मीटर क्यूब। ठीक है, प्रेशर अगर आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिया है, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल्स टू 8.314, और यूनिट क्या होगा? जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो बस सिंपल ये ध्यान में रखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, तो आर की वैल्यू आपने लेनी है 0.0821, और अगर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो देन फिर आप आर की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल्स पर
3143 या 314 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू जो है ये आपने ध्यान में रखनी है कि कब आर की वैल्यू 0.0821 लेनी है और कब आर की वैल्यू 8.3143 लेनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है वो आपने सिंपल इसमें ध्यान में रखनी है, तो जो है ये आप इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, इससे रिलेटेड MCQs भी जो है वो मैं आज सेंड करूंगा आपको। ठीक है, तो वो आपने जो है वो सॉल्व करने होंगे। सिंपल आपका जो अगर मतलब जस्ट ये आपको फॉर्मूलाज वगैरह थोड़े से ध्यान में रखने हैं, तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसके आसान MCQs होते हैं, बड़े आसानी से आप गैस लॉज के और आइडियल गैस इक्वेशन के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, आइडियल गैस पे। व्हाट इज एन आइडियल गैस? तो जब हम बात करते हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस हम सिंपली कहते हैं कि गैस विच ओबेज द गैस लॉज कंप्लीटली। कोई भी ऐसी गैस जो तमाम गैस लॉज को कंप्लीटली ओबे कर रही है। ठीक है, गैस which obeys all the gas laws completely। ठीक है, कोई भी गैस जो सारे गैस लॉज को कंप्लीटली ओबे करे, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को, तो ऐसी गैस को आप क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। और कोई भी रियल गैस जो है वो तमाम गैस लॉज को कंप्लीटली ओबे नहीं करती, ये ध्यान में रखिएगा। कोई ऐसी रियल गैस नहीं है जो तमाम गैस लॉज को कंप्लीटली ओबे करती हो। ठीक है, कोई भी ऐसी गैस नहीं है। तो मतलब आप ये कह लें कि आइडियल बिहेवियर जो है, आइडियल बिहेवियर जो है ये आपको रियल गैसेस के अंदर मतलब कंप्लीटली आपको नहीं मिलेगा, इज नॉट फाउंड कंप्लीटली इन रियल गैसेस। तो आइडियल बिहेवियर सिंपल क्या है कि अ गैस विच इज ओबेइंग ऑल द गैस लॉज। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि कोई भी गैस, जैसे फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ आपने क्या कहा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जितना वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ेगा प्रेशर 2 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ेगा प्रेशर 3 टाइम्स कम हो जाएगा। रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता, इनवर्स रिलेशन है, बट आप ये कह लें कि इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो 2 टाइम्स कम हो रहा है। रियल गैसेस में ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो आइडियल बिहेवियर जो है वो रियल गैसेस में कुछ में आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता है, कुछ में आइडियल बिहेवियर कम होता है। ठीक है, अब अंडर विच कंडीशंस, जो मेन जो हमने बात करनी है वो ये कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर को ज्यादा ओबे करती हैं। कंडीशंस अंडर विच रियल गैस ओबेज आइडियल बिहेवियर, यानी कब आपकी रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर को ओबे करती हैं या ज़्यादा फॉलो करती हैं। जी, अंडर विच कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस के अंदर? तो हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाती हैं, याद होंगी आपको। जी बताएं बेटा, कौन सी 2 कंडीशंस थी? याद है किसी को कंडीशंस? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके अलावा और किसी को याद है? आदिल? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, जी बिल्कुल सही, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो कंडीशंस अंडर विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल बिहेवियर, दैट इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जो आप वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो इन्हीं कंडीशंस में आएगा ना, जब आप हाई टेम्परेचर पे होंगे। हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जितना पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे उनके दरमियान जो अट्रैक्शंस है वो कम। हमने क्या कहा था कि गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा कब होगा? जब पार्टिकल्स हाई टेम्परेचर पे होंगे। व्हेन गैस इज एट हाई टेम्परेचर, जब आपकी गैस हाई टेम्परेचर पे होगी तो पार्टिकल्स विल बी अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर फॉलोइंग आइडियल बिहेवियर, क्योंकि ना तो इनके दरमियान किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन। जब आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे पार्टिकल्स विल मूव क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल मूव क्लोज करेंगे, ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे, और जितने क्लोज आते जाएंगे इनके दरमियान अट्रैक्शंस डेवलप होंगी, रिपल्शंस डेवलप होंगी। तो हम कहते हैं जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास हाइड्रोजन गैस के 2 सैंपल हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के 2 सैंपल हैं। एक सैंपल है जिसमें हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं एट अराउंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे में हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं एट
लेट्स से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किस में दे आर फॉलोइंग द आइडियल बिहेवियर मोर? ऑब्वियसली 500 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, तकरीबन इनके दरमियान किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं होगी, तो हम कहेंगे दे वुड बी फॉलोइंग द आइडियल बिहेवियर। लो प्रेशर, जितना आप प्रेशर कम करते जाएंगे पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम इच, यानी हमने सिर्फ वो कंडीशन सोचनी है कि जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होंगे। जितना दूर जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ये आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। हाई प्रेशर होगा, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, लो प्रेशर पे पार्टिकल दूर जाएंगे। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दीज आर द टू कंडीशंस व्हिच फेवर्स आइडियल बिहेवियर। ठीक है, दीज आर द टू कंडीशंस व्हिच फेवर्स आइडियल बिहेवियर। अब लेट्स से मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि जी दो गैसेस हैं, सपोज देयर आर टू गैसेस CH4 एंड हीलियम। ठीक है, ये दो गैसेस हैं, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एंड वी हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ गैसेस। ठीक है, आपके पास इसके भी 0.5 मोल्स हैं और इसके भी 0.5 मोल्स हैं, तो वी हैव इक्वल मोल्स ऑफ मीथेन एंड हीलियम प्रेजेंट एंड दे आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। विच ऑफ देम वुड फॉलो द आइडियल बिहेवियर मोर? मीथेन और हीलियम जी, which of them would follow the ideal behavior more? जी बेटा सुकैना क्या कह रही हैं आप? Pressure is directly proportional to temperature when volume is constant. जी, नहीं हाई टेम्परेचर पे हम लो प्रेशर नहीं कह रहे कि हाई टेम्परेचर पे प्रेशर लो होगा, ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आइडियल बिहेवियर होगा। फिर ये दूसरी कंडीशन है, ये दोनों एक साथ हम नहीं ले रहे, दोनों अलग अलग देख रहे हैं। जितना लो प्रेशर होगा, जितना आप कह लें कि प्रेशर आप कम रखेंगे, अब मैं इस पर ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये तो बात नहीं करी कि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ, तो आप सोचेंगे प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी जो है वो लो होता जाएगा। हम यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो रखा हुआ ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ लो प्रेशर जितना होगा पार्टिकल, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, अगर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो फिर तो ये मूव ही नहीं कर सकते ना। तो हम कह रहे हैं कि जितना लो प्रेशर होगा पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम फिक्स थोड़ी रखा हुआ है मैंने। तो जितना लो प्रेशर होगा पार्टिकल्स उतना दूर जाएंगे, दे वुड फॉलो आइडियल बिहेवियर मोर। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो आपने कहा कि हीलियम जो है ये आइडियल बिहेवियर फॉलो करेगा, और क्यों आइडियल बिहेवियर फॉलो करेगा? रीजन, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो फिर हीलियम आइडियल बिहेवियर क्यों फॉलो करेगा? लेस मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मतलब अगर दो गैसेस हैं, दोनों का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो देन फिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास हीलियम का क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कम है, तो आप ये कह लें कि इसमें जितनी जितनी हल्की गैस होगी वो उतना ज़्यादा आइडियल बिहेवियर को ओबे करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि लाइटर गैसेस ओबेज आइडियल बिहेवियर मोर, लाइटर gases obeys ideal behavior more। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा हमने आइडियल बिहेवियर की बात कर ली कि आइडियल बिहेवियर क्या है और अंडर विच कंडीशंस द गैस विल ओबे द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो लॉज आ जाते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर बाकी कल आगे बात करेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन तो सबको क्लियर होगी कि व्हाट इज डिफ्यूजन। अच्छा, एक इसमें छोटी सी बात और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन, ये भी सबको क्लियर होनी चाहिए, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? डिफ्यूजन में और इफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? जल्दी से कोई भी बता दें। ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन का डिफरेंस सबको क्लियर है? नो। अच्छा,
वैसे किसी को मालूम है? हाँ, आपने तो मुझे पता है फ्यूजन नहीं पढ़ा। अच्छा जी, इफ्यूजन इज व्हेन पार्टिकल्स स्प्रेड फ्रॉम अ स्मॉल होल। हाँ, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में मेन डिफरेंस क्या है? यानी डिफ्यूजन सिंपली क्या है कि आप ये करें स्प्रेडिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स का स्प्रेड आउट होना, ठीक है, पार्टिकल्स का मूव करना ड्यू टू देयर, यानी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, या आप कह लें कि आप उनको ज़्यादा वॉल्यूम देंगे तो पार्टिकल जितना वॉल्यूम मिलेगा उतना, क्योंकि हम कहते हैं कि गैस ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम, ठीक है। तो लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज हमने यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा हम डिफ्यूजन और फ्यूजन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक सेपरेशन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, गैस ए, और कुछ पार्टिकल्स गैस ए के यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो जब आप ये सेपरेशन हटाते हैं तो पार्टिकल्स में, यानी मैंने अगर ये सेपरेशन कंप्लीटली हटा दी, ठीक है, ये सेपरेशन हटा दी, तो अब क्या होगा? पार्टिकल्स विल मूव, दीज पार्टिकल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दीज पार्टिकल्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये आप कह लें कि दिस, ये क्या है? ये डिफ्यूजन है, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है ये पूरे उसमें फैल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो सबको क्लियर होगी। नाउ इफ्यूजन क्या है कि लेट से कि आपने ये जो ओपनिंग, यानी ये जो आपकी सेपरेशन थी, इस सेपरेशन में आपने एक स्मॉल होल जो है वो कर दिया, ठीक है। लेट से आपने यहाँ पे एक इसमें होल जो है वो जनरेट कर दिया। तो जब आप इसमें इस तरह से एक होल जनरेट कर देते हैं, ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, कि आप ये कह लें कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू ए स्मॉल होल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और ये जो होल होगा, इसका जो आप कह लें कि इसकी जो एक तरह से कह लें कि इसकी जो विड्थ होगी, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू इट्स, हमने एक टर्म यूज करी थी, आपको याद होगा, मीन फ्री पाथ। जी, याद है किसी को? जी, मीन फ्री पाथ याद है किसी को? व्हाट इज मीन फ्री पाथ? ये टर्म मैंने यूज करी थी पहले, मीन फ्री पाथ। किसी को याद है व्हाट इज मीन फ्री पाथ? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन्स, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन, यानी हम कह रहे हैं कि दो, यानी कि जब आप पार्टिकल कोलिजन से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ, ठीक है। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करें। अच्छा, तो सिंपल हम ये कह रहे हैं कि मीन फ्री पाथ क्या है? दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल थ्रू बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये जो आपकी ओपनिंग है, दिस ओपनिंग मस्ट बी स्मॉलर देन दी मीन फ्री पाथ, ठीक है। बस एक छोटा सा ये पॉइंट ध्यान में रखें कि दिस ओपनिंग मस्ट बी स्मॉलर देन दी मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल थ्रू दिस स्मॉल पोर, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है थ्रू दिस स्मॉल पोर, दिस इज नोन एज इफ्यूजन, ठीक है। जब आपका टायर पंक्चर होता है तो टायर में से जो आप कह लें कि एयर आउट होती है, दैट इज द फिनोमेना वी कॉल्ड इफ्यूजन, ठीक है। ये इफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो जब टायर पंक्चर होता है, जब बर्स्ट हो रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है। जब पंक्चर हो रहा है तो पंक्चर में जो आपकी एयर आउट हो रही है टायर में से, दैट इज इफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन का ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। डिफ्यूजन क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ स्प्रेड आउट हो गए, दैट इज डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, थ्रू अ स्मॉल होल और थ्रू अ स्मॉल पोर, एंड दैट द विड्थ ऑफ दैट स्मॉल पोर मस्ट बी स्मॉलर देन दी मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाएगी इफ्यूजन, ठीक है। एंड इफ्यूजन इट डिपेंड्स अपॉन दी काइनेटिक एनर्जी। जितनी पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो इफ्यूजन के चांसेस भी जो है वो आप कहने के ज़्यादा होंगे। एंड थ्रू इफ्यूजन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मतलब इफ्यूजन के चांसेस कहाँ ज़्यादा होंगे? मैं आपसे बोलूँ कि जी ये जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो किस में इफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होंगे? सेक्शन ए में इफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ से पार्टिकल मूव करेंगे टूवर्ड दिस साइड, इन पार्टिकल्स के यहाँ आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम
यानी पार्टिकल्स का मूव करना फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, एकदम से स्प्रेड आउट होना। इफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन भी अगेन हम यही देख रहे हैं कि लेकिन बट ये क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग में से है, ठीक है, और जहां ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी वहां वाले पार्टिकल्स के मूव करने के चांसेस ज्यादा होंगे। जी क्लियर है ये बात, डिफ्यूजन और इफ्यूजन सबको क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, ठीक है जी। तो ये हमने डिफ्यूजन और इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसको यहाँ तक मैं अभी रखता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ठीक है, दोनों लॉज डिस्कस करेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन क्या है, देन फिर उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और फिर हम लिक्विड्स जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम ये दोनों लॉज कवर करेंगे और फिर उसके बाद लिक्विड्स भी स्टार्ट कर देंगे। लिक्विड्स बहुत छोटा सा पोर्शन है, फिर उसके बाद मेन सॉलिड्स के अंदर जो है वो हमने उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो